हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आप सभी की डिमांड पे देखो फिजिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है और केमिस्ट्री भी, एंड मैथ्स आपका चल ही रहा है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको अपने मार्क्स बहुत ही बेहतरीन लेकर के आने हैं, अच्छे लेकर के आने हैं, क्योंकि परसेंटेज आपको अच्छी बनानी है। अपनी ग्रेजुएशन को सिर्फ ग्रेजुएशन के तौर पे ना लेकर के बिल्कुल अच्छे से करियर के तौर पे मान करके चलिए। जब हम कोई काम कर ही रहे हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, कर रहे हो तो उसमें अपना 100% दो। ठीक है, इंसान हो आप, कुछ भी कर सकते हो। बीएससी में आपने पीसीएम ले लिया, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है आपके लिए। लिया है तो उसको अपना अच्छे से भी कवर कीजिए। क्या है, पास तो देखो हर कोई हो जाता है कि नहीं है, बट लेकिन अच्छे मार्क्स से पास होने से जो दिल में खुशी होती है ना, वो उसका एक नेक्स्ट लेवल होता है। बताने को आप किसी को कितना भी बता दो कि हमारे इतने आए हैं इतने आए हैं, लेकिन एक्चुअल में खुशी कब मिलती है, जब आपके एक्चुअल में उतने नंबर आए हुए होते हैं, उतने मार्क्स आए हुए होते हैं। प्लस जो भी नॉलेज है उसको अपना अच्छे से गेन करके रखें, क्योंकि आगे अगर आप एमएससी वगैरह भी करते हो तो भी इन सारी नॉलेज का ही आपका यूज होगा। आपको याद होगा अब भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप पहले पढ़ चुके होते हो, जिनका यूज आपको अब करने को मिलता है। क्या होता है, क्लासेस आपकी बढ़ती जाती हैं, तो जो चीज पहले आपको सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन की गई थी ना, कुछ आप बड़ी क्लास में होंगे और थोड़ी सी ज्यादा डिफाइन करने को मिलेगी। बीएससी में आ गए और उसका थोड़ा सा खोल के रख दिया आपके सामने। एमएससी उनमें से किसी भी सब्जेक्ट में कर लोगे तो सब कुछ ही मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये, अपना 100% देके अच्छे से पढ़ाई करो। मैथ की फर्स्ट बुक आपकी चल रही है फोर्थ सेमेस्टर की। आज स्टार्ट करेंगे इस क्लास में मैथ की सेकंड बुक, जो की है आपकी मैकेनिक्स। ठीक है, नाम मैकेनिक्स आपने सुना हुआ होगा कि वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, फिजिक्स नहीं है, इसमें फिजिक्स मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि जो आपकी ये बुक है, ये आपकी फिजिक्स और मैथ्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को इक्वल कॉम्बिनेशन है। जो कैलकुलेशन होगी वो मैथमेटिकली होगी, जो लैंग्वेज होगी वो फिजिक्स की होगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिनका यूज आप इस बुक में करने वाले हो, और आपको बार बार कुछ टर्म्स देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन सी, वर्क हो गया, फोर्स हो गया, आपका थर्स्ट हो गया, टेंशन हो गया, रिजिड बॉडी हो गया। सबसे ज्यादा जो जिक्र होगा ना वो इन्हीं के बारे में होगा। तो आपको पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद में हम कल से अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज आप या तो इसको कह सकते हो कि जो चैप्टर है उसका पार्ट मान लो, या आप अलग से नोट करके एक फ्रंट पेज पे इन सब चीजों को लिख लो, ताकि आपको इनकी बेसिक नॉलेज हो जाए कि आखिर ये है क्या और इनका यूज हम क्वेश्चंस करते टाइम किस किस टाइप से करेंगे। ताकि जब क्वेश्चन करेंगे ना, देखो ये जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, इसमें कंप्लीट कंसेप्ट होता है डायग्राम का। डायग्राम अगर आपको बनाना आ गया तो आप ये समझो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेन इसमें पर्पस है डायग्राम। अगर आपने लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, डायग्राम बना दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सारे क्वेश्चंस मोस्टली सेम से होते हैं। कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है कि फॉर्मूला यूज करो, वो करो, ये करो, थ्योरम का यूज करो। कोई ज्यादा डिफिकल्ट बुक नहीं है, बहुत इजी बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ेंगे। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने बीच में एक भी लेक्चर मिस कर दिया ना, तो आपका अगला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा फिर। इसलिए एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में आप अपनी जो क्लासेस है वो डेली रेगुलर वे में लेते रहिएगा। ठीक है, क्लासेस देखो मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं की थी क्योंकि बीच में ब्रेक लगते रहते, कुछ फायदा नहीं होता। बाकी अभी स्टार्ट हो गई तो आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। टाइमिंग का टाइम टेबल मैंने आपको बताया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा आपका जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन है। इस वाली बुक के फर्स्ट चैप्टर में बेसिक टर्म्स का इंट्रोडक्शन है, और वो आपका एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। इसीलिए उसमें से कुछ आपकी डेफिनेशंस ऐसी हैं, हालांकि इन डेफिनेशन में से भी जो डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी ना वो मैं आपको साथ के साथ बताती ही चलूंगी। बाकी जो डेफिनेशन मैं आपको आज की क्लास में कवर करा रही हूँ, इनमें से ज्यादातर डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाती हैं। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो पहले इनको कवर करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है रिजिड बॉडी। इतना सारा देख के डरना नहीं, दीदी ने क्या क्या थ्योरी लिखवा दी मैथ के अंदर, कोई थ्योरी नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझो। पहले फर्स्ट टर्म है रिजिड बॉडी, जिसका यूज आपका हर एक टाइप के क्वेश्चन में होगा। आपको बार बार देखने के लिए क्या मिलेगा, रिजिड बॉडी, तो पता होना चाहिए ना ये होती क्या है। इनको अगर आप हिंदी में बोलोगे तो इनको आप एक तरीके से दृढ़ पिंड
पिंड बोल सकते हो। मतलब क्या है रिजिड बॉडी का, कि सपोजेट एक ऐसा आप बॉडी ले रहे हो, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, जिसके अंदर के जो कण हैं वो कैसे हो, वो उनमें कोई भी चेंज ना आए। कब? अगर आप उनपे कोई भी बाहर से फोर्स अप्लाई करो तब। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वॉच ही ले ली, ठीक, वॉच क्या लूं, ये ले लिया हमने मार्कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारी रिजिड बॉडी है नहीं है, है क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर हम बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई करें, मैं से कितनी मतलब हाथों से जोर लगा के पकड़ लूं, क्या इसके स्ट्रक्चर में, इसकी शेप में कोई भी परिवर्तन हुआ, कोई भी डिफरेंस आया? नहीं आया कोई भी डिफरेंस। तो इसीलिए अगर किसी भी बॉडी के जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनमें कोई भी डिफरेंस ना पाया जाए, मान लिया एक पार्टिकल यहाँ पे, यानी कि इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे अंदर के उनमें कहीं ना, उनके बीच में क्या होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पाई जाएगी, दूरी पाई जाएगी। और अगर मैं बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई करूं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा, ये ऐसी का ऐसी है। तो ये क्या कहलाई, हमारी रिजिड बॉडी कहलाई। अब आप में से बहुत से कहोगे दी अगर इस पे तेज से हथौड़ा मार देंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, पिचक जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो देखो इसी के लिए एक जनरल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं। आपने वो देखा है जो पुल होते हैं, पुल पे बस वगैरह जाती है, ट्रक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आपने देखो उस पे बहुत ही मतलब हैवी आप मान के चल सकते हो कि वाहन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी कभी भी पुल टूट जाते हैं, ऐसा होता क्यों है? तो देखो ऐसा होता है इसलिए कि जो पुल होता है ना उसको हम एक रिजिड बॉडी के तौर पे मान के चलते हैं कि अगर आप उसमें जो भी मतलब पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस पाई जाती है, और जब उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है, कोई भी बल कार्य कर रहा है, मान लो बाइक जा रही है, कार जा रही है, ट्रक जा रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आता, वो पुल आपका एज इट इज रहता है। लेकिन मान लो आपने उसमें बहुत ही मतलब या तो क्या तो बहुत सारे वाहन एकदम से चढ़ा दिया, फिर बहुत सारे हैवी ट्रक आपने उसके ऊपर से उतार दिए, तो क्या होता है उसके जो पार्टिकल्स है ना उनमें कुछ ना कुछ एकदम से, वो नहीं कहते जैसे कि दरार आ गई या फिर वो पुल टूटने वाला उसमें क्रैक आ गया, तो उस कंडीशन में उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। कब? जब आप बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हो, तो उस कंडीशन में वो वहां से क्रैक हो जाता है, टूट जाते हैं पुल। तो इसीलिए ये माना गया है कि यूनिवर्स में कोई भी बॉडी को आप प्रॉपर रिजिड बॉडी नहीं कह सकते, कि कोई भी जो बॉडी है वो प्रॉपर रिजिड बॉडी नहीं है, कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं है कि जिसमें अगर हम बाहर से कोई ज्यादा अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दे तो वो टूटे ही ना। ठीक है, ये तो एक्चुअल प्योर बात हो गई, बट हम मान के चल लेते हैं कि जरूरी थोड़ी ना है भाई किसी को जान से ही मारना है। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया कि हम मान लेते हैं कि क्या है, कोई भी एक जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है। कब? अगर हम इतना कुछ नहीं कर रहे हैं उसके साथ में उसे जिंदा छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो ही हमारी क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी कहलाती है। समझ में आ गया क्या होती है रिजिड बॉडी? तो क्या होती है नॉर्मल लैंग्वेज में कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर उसके जो भी पार्टिकल्स हैं अंदर उनकी डिस्टेंस के बीच में कोई भी डिफरेंस ना आए किसी एक्सटर्नल फोर्स पर अप्लाई करने पे, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। डेफिनेशन के थ्रू देखो, अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज, रिजिड बॉडी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि अ बॉडी, एक बॉडी ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसमें कि 2 पॉइंट के, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है नेवर चेंजेस, वो चेंज ना हो, व्हाटएवर बी द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जबकि उस पर कोई बाह्य फोर्स या बाह्य बल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आती है फोर्स। फोर्स क्या होता है? अ फोर्स इज अ कॉज व्हिच चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। मान लो क्या है, ये हमने मान लिया ये डस्टर हो गया, ठीक, ये सपोज है टेबल है, टेबल पे डस्टर रखा है, कोई दिक्कत नहीं होने की। ये डस्टर अपने आप उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। चल जाएगा? नहीं चलेगा। कब तक? जब तक कि आप में से, मेरे में से कोई इसको नहीं हटाने का, इधर से उधर नहीं रखने का, या फिर कोई टेबल है, कोई भी चीज है वो अपनी जगह पे है तो वहीं पे फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई भी मतलब हाथ या कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से हम उसको नहीं हटाएंगे। तो जब हम किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं, उसकी किसी भी अवस्था में चेंज करते हैं, यानी कि रखी हुई है दूसरी जगह रख दी, या फिर बस खड़ी हुई चल रही है, कब चल रही है? जब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, बल कहलाता है, जो किसी भी वस्तु की अवस्था में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, चेंज कर दे। ठीक है, यानी कि बल क्या है, कारण है जिसके कारण क्या होती है, स्टेट ऑफ बॉडी चेंजेस, यानी कि बॉडी की जो अवस्था होती है, स्टेट होती है, वो चेंज हो जाती है।
उसके बाद में बात आती है वेट। वेट क्या होता है? भार। दिया, भार को भी डिफाइन करना पड़ेगा, वेट तो वेट होता है। तो देखो एक्चुअल में वेट क्या होता है कि वो बल या वो फोर्स जिसके कारण जो पृथ्वी होती है, आपको पता है जैसे फ्रूट हो गया कोई भी, वो ऊपर से नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है एक यहाँ पे अर्थ पे। तो उस कंडीशन में जो हमारी अर्थ है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो हमारा फ्रूट है, जो फ्रूट होगा, फ्रूट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ क्या होगा? आपका आएगा। तो बल क्या है? जो आपका वेट है, वेट क्या होगा आपका? ये किसके इक्वल होगा कि वो जो आपका फल है या फ्रूट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, उसको जिस बल द्वारा पृथ्वी नीचे की तरफ खींचेगी ना, वो ही आपका क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? वेट। सो द वेट ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज, किसी भी बॉडी का जो वेट है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? द फोर्स विद विच, वो बल जिसके साथ में द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, किसी बल के द्वारा जो बॉडी को अट्रैक्ट करती है अर्थ, उसको टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि अपने सेंटर की तरफ, उसको ही क्या बोलते हैं? हम वेट बोलते हैं। ठीक है, भार बोलते हैं। उसके बाद में लास्ट है टेंशन और थर्स्ट। इन दोनों का मेनली यूज है, इनको ध्यान से समझना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें मतलब आपको प्रॉब्लम आ जाती है, बाद में ध्यान नहीं रहता, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, फिर समझ नहीं आते क्वेश्चंस। तो देखो इनका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है तनाव, किसका? टेंशन का। और थर्स्ट का मीनिंग होता है जोर। अब मतलब क्या है कि इफ वी पुल अ बॉडी बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि अगर हम एक बॉडी को स्ट्रिंग द्वारा खींचते हैं, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द टेंशन। तो उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? टेंशन। ये कुछ अलग से चीजें नहीं है, टेंशन चिंता वाली मत ले लेना कि मैकेनिक्स तो इतनी टफ है, हमें तो दी टेंशन हो गई, वही वाली टेंशन है। नहीं जी, ये अलग तनाव है। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपके एक टाइप के फोर्स ही है, टेंशन भी और थर्स्ट भी। मतलब क्या है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके घर पे डॉग्स होंगे, है ना, या फिर आपने किसी को देखा भी होगा। क्या करते हैं हम? डॉग्स के गले में एक वो डाल देते हैं, या तो रस्सी हो या फिर मतलब चैन टाइप से डाल देते हैं, और फिर हम उसको पकड़ करके तब उसको घुमाने के लिए बाहर लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो उससे एक्चुअल में होता है क्या है? हम क्या करते हैं? उसे पकड़ते हैं पीछे से, उसके गले में वो डाल दी चैन और हमने वो पकड़ लिया। अब वो चलता तो है आगे की तरफ, लेकिन हम क्या करते हैं? वहां पे एक टेंशन अप्लाई करते हैं, यानी कि जो फोर्स है वो हमारे द्वारा लगाया जा रहा है, हम उसे लेके इस टाइप से थोड़ा सा करते हैं, तो मतलब समझ जाना कि वो आगे की तरफ चलता है, मूव करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब आप उस स्ट्रिंग द्वारा, उस रस्सी द्वारा या उस चैन द्वारा फोर्स अप्लाई करते हो डॉगी पर, तो वो ही क्या कहलाता है? आपका जो बल आप अप्लाई करते हो चैन द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? आपका टेंशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि तनाव। उसके बाद में नेक्स्ट है वाइल, जबकि इफ वी पुश अ बॉडी बाय अ रोड, ये रोड होगा यहाँ पे, कि जबकि अगर हम किसी बॉडी को किसके द्वारा? रोड के द्वारा पुश करते हैं, सो देन उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होता है वो क्या कहलाता है? आपका थर्स्ट कहलाता है, जोर कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन आपकी डेफिनेशंस थी जो कि आपको पता होनी चाहिए मैकेनिक्स पढ़ने से पहले। एक बार पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। सो देखिएगा, इसके बाद में ये 2-3 आपके फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये है वर्क डन बाय अ फोर्स, यानी कि किसी भी बल के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है। अभी मैंने आपको डिफाइन किया कि मान लो, क्या एग्जांपल लिया था कि मान लो ये डस्टर है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये कब तक नहीं हटेगा यहाँ से? कब तक इसकी जो स्टेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि हम बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज रखी हुई है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या काम हुए। जब हमने इसको टच किया, इसको हटाया, यहाँ से उठाया, तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे कुछ कार्य किया। कार्य क्या हुआ कि हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा, तो इनकी जो दोनों पॉइंट है, मान लो यहाँ था, यहाँ पॉइंट से यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, तो दोनों के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट आया होगा। तो एक तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट कब हुआ? जब हमने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो जब हमने फोर्स अप्लाई किया और वस्तु की जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में जो भी क्या हुआ, आपका डिफरेंस आया, उन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ही तो आपका वर्क कहलाया या नहीं कहलाया? अब एक बात बताओ,
मान लो वो एग्जाम्पल नॉर्मली सभी टीचर आपके लेते हुए आए होंगे हमेशा से, क्या कि मान लो एक दीवार है, दीवार में धक्का लगाए जा रहे हो कि ये टूट जाए, हिल जाए, सुबह से शाम तक लगे रहना, कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो क्या कुछ काम किया? नहीं किया ना कोई काम। क्यों नहीं हुआ उस टाइम पे काम? क्योंकि फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी स्टेट में तो कोई चेंज नहीं आया, वो तो अपने जगह से जरा सी भी टस से मस नहीं हुई, चाहे आप पूरा अपना जोर लगा दो दीवार में, लेकिन क्या कोई भी डिस्प्लेसमेंट आएगा उसकी पोजीशन में? नहीं आएगा। तो इसका मतलब वहां पे आपका कोई कार्य नहीं माना जाएगा कि आप लगे पड़े हो तो आपने कुछ काम कर दिया। ठीक है, हाँ हथौड़ा लेकर के उसको फोड़ने लग जाओ, कुछ करने लग जाओ तो डिस्प्लेसमेंट आएगा थोड़ा बहुत, तब तो आप बोल सकते हो कि हमने फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट आया पोजीशंस में और क्या हो गया? वर्क डन हो गया। क्लियर है? तो क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए और फोर्स भी अप्लाई करनी चाहिए, तभी हम उसको क्या मानते हैं? वर्क मानते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? देख लो लैंग्वेज, द वर्क W डन बाय द फोर्स F, यानी कि जो कार्य है किसके द्वारा? जब F बल द्वारा किया जाता है, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट D, डिस्प्लेसमेंट D के दौरान इज डिफाइंड एज, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कार्य होता है वो किसके इक्वल होता है? बल गुना विस्थापन के इक्वल होता है, यानी कि विस्थापन के अगर आप बल में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? कार्य के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इफ I इज द रिजल्टेंट फोर्स, अगर मान लो क्या हो रहे हैं, कोई दो बल अप्लाई किए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर दोगे आप? रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, दोनों फोर्स को ऐड कर दोगे तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, और तब F किससे रिप्लेस हो जाएगा? R से, वेयर R इज द रिप्लेसमेंट, वेयर R इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो आपकी टर्म क्या आ जाएगी? R इंटू D। So if theta be the angle between the vectors F and D, अगर थीटा क्या हो? कोई एंगल हो किसके बीच में? F और D के बीच में, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? F इंटू डी कोस थीटा। कोस थीटा क्या है? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें पुट करोगे तो आपको वर्क डन यानी W की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लिखा हुआ भी है वेयर डी cos थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स F, डी तो क्या हो गया? इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया फोर्स F के द्वारा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जब बल की दिशा में आप कार्य करोगे तो दिशा आ गई, डायरेक्शन मिल गई, तो वहां पे कोई ना कोई एंगल भी बना होगा, तो उसके लिए हमें क्या मिल जाएगी? थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक फॉर्मूला ये, एक ये और एक ये, तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको आज ही करा दूंगी जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। चलिए, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अ पार्टिकल एक्टेड ऑन अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि एक पार्टिकल पर क्या किया जा रहा है? कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 4i + j - 3k एंड 3i + j - k। तो ये फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं किसी भी पार्टिकल पर, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस, यानी कि मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट दे दिया I + 2j + 3k। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ से, इस पार्टिकल को इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट क्या है? ये 5i + 4j + k। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेस कर दिया गया। ठीक, और किन फोर्सेस के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? एक तो 4i + j - 3k, और एक फोर्स क्या मिल रहा है? 3i + j - k। तो आपको क्या करना है? फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। तो टोटल वर्क डन या बाय द फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इनके द्वारा कितना कार्य किया गया, W की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब दी आपने तो बताया था सिर्फ कि फोर्स अप्लाई होगी और डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या दिखा रखे हैं? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दो अप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करना है? अब विस्थापन का मतलब क्या होता है? चेंज आना, पोजीशन में चेंज आना। तो इससे ये इसमें चेंज हुई, तो विस्थापन कैसे निकालोगे? अगर ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है? x की, और ये y, मान लो ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की, तो जो विस्थापन है, विस्थापन को ऐसे d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने d1 और d2 मान लिया। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो जो विस्थापन निकल करके आएगा वो क्या आएगा? अगर हम d2 में से d1 को माइनस कर देंगे तो ही तो वो हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकल करके आएगा, नहीं आएगा?
तो यहाँ से आगे देखो द गिवन दैट, क्या दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट डी किसके इक्वल होगा आपका, अगर आप D2 में से D1 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, D2 क्या है आपके पास में 5i प्लस 4j प्लस k, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है किसको, इस वाली टर्म को, तो माइनस कर दो, कितना हो जाएगा -i माइनस 2j प्लस 3k। इसको रफ कर रही हूं जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब देखो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 5i में से i माइनस करो, कितना बचेगा 4i, 4j में से माइनस कर दो 2j k में ऐड कर दो, माइनस था, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो k और -3k कितना आ जाएगा -2k। किसकी वैल्यू आ गई, ये d की वैल्यू आ गई। बट अभी हमें फोर्स भी देखना है, तो देखो हमें दो फोर्स दिए गए हैं, तो हम क्या निकालेंगे इनकी हेल्प से, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स R किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखो आपका जो दोनों फोर्स है अगर आप उनको जोड़ दोगे तभी तो पूरा का पूरा फोर्स निकल करके आएगा, नहीं तो फोर्स आपको दिए हुए हैं 4i प्लस j माइनस 3k, इसमें ऐड कर दोगे आप किसको 3i प्लस j माइनस k को, ऐड करो, R की वैल्यू कितनी आई 4i में 3i ऐड करोगे 7i, j और j जुड़ के 2j, 3k में 3k ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 4k हो जाएगा। D की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, क्या निकाल दोगे W किसके इक्वल होता है R इंटू डी, R की वैल्यू क्या है 7i प्लस 2j माइनस 4k, डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ में D के साथ में, ठीक। अब फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप थे तो आपकी बुक थी वेक्टर कैलकुलस, उसमें आपको मैंने क्या पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो याद करो जरा, उसमें मैंने आपको टर्म बताई थी कि i डॉट i किसके इक्वल होता है 1, j डॉट j ये भी 1, k डॉट k ये भी किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या बनाते हैं, डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, याद होगा। तो यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट करते टाइम i का i के साथ में करोगे, क्यों, इनकी वैल्यू तो 1 होती है, बाकी सभी जैसे कि i डॉट j कर दो 0, i डॉट k कर दो 0, j डॉट k कर दो, तो इन सब की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ से i का i के साथ करोगे तो 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 4 28। भाई देखो जब आप i का j के साथ करोगे तो ये टर्म तो 0, k के साथ करोगे तो ये वाली टर्म भी 0, फिर 2j है तो j का j के साथ में करो तो j डॉट j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 2 2 कितने होंगे 4 प्लस माइनस के 4, फिर k डॉट k की वैल्यू 1 हो जाएगी, -4 माइनस प्लस, और 4 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इनको सोल्व कर लो, 28, 8 माइनस 4 कितना बचा 4, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 32, दैट इज अवर आंसर। यानी कि वर्क कितना किया गया 32, इसके आगे आप क्या कर सकते हो वर्क की यूनिट लिख सकते हो, यानी कि 32 जूल। जूल वैसे आपको दिया नहीं गया तो यहाँ पे 32 यूनिट्स कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एक बार ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे टफ तो इसमें कुछ नहीं है, निकाल सकते हो आप इजीली। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो कल से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे अच्छे वाले, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा अपर लेवल लेके करेंगे। उससे पहले वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन आपको कराऊंगी एंड देन क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सो आज जितने भी आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं उन सभी को माइंड में कैप्चर कर लेना। कभी सोचो दी ने तो सिर्फ बेसिक बता दिया आज का और इसको तो छोड़ देते हैं, कल की क्लास पढ़ेंगे, तो हमें आता तो आप पे सब कुछ है, बहुत कुछ आता है, पता है मुझे, लेकिन इनको माइंड में अच्छे से सेट कर लेना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब इनकी नीड पड़ेगी, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।